बीते 2 साल की तेजी देख करके शेयर मार्केट में घुसे थे, जो अब निराश हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में आपका पैसा जो है ना, इंटेलिजेंस से नहीं, आपके डिसिप्लिन और पेशेंस से बनता है। वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल थंब रूल है जो हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है, इसे कहते हैं कंपाउंड। अपनी आंख के आगे अपने पोर्टफोलियो को हम डाउन होते देख रहे हैं हर रोज, फिर वो हम कैसे उसको जारी रखें, वो रोज घटते हुए देखने के बाद भी? डोंट रिव्यू योर पोर्टफोलियो, रिव्यू योर प्लान। आईपीओ मार्केट में सिर्फ रेनी सीजन है, बारिश ही बारिश हो रही है आईपीओ की। फिर निवेश करना कैसे है? ये जो बारिश हो रही है उसमें कौन सा पकड़ना है, कौन सी बूंद छोड़ देनी है, घुसना भी है कि छाता लेके जाना है? अभी तक अधिकतर जो आईपीओ आ रहे हैं ना, ओवर प्राइस्ड है मार्केट में। हाँ। कि आपको देख के समझ में आएगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको उस आईपीओ को खरीदना है। पैसा लॉन्ग टर्म में ही बन सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा बन ही नहीं सकता क्या? शॉर्ट टर्म में एक्सेप्शनल स्किल और लक चाहिए। इन्वेस्टमेंट बोरिंग हो जाएगा तो मैं करूंगी कैसे फिर इन्वेस्टमेंट? जिस दिन आप ये सोचेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट में एक्साइटमेंट चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए, थ्रिल चाहिए, हाँ। ये मान के चलिए कि आप उसमें पैसा गंवाने वाली। मेरे पास 15 साल का समय है और 15 साल में मुझे 3 करोड़ कमाने हैं, कैसे होगा? क्या वाकई सोना चांदी थक चुका है? जिसके पास है वो क्या करे, जिसके पास नहीं है वो क्या करे? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर वर्ल्ड में ऐसे खराब रही, थोड़ी प्रॉब्लम रही, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। गोल्ड का एक नया पीक है, इसमें अब सेम पेस से ग्रोथ एक्सपेक्ट करना विल बी एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगा इन्वेस्टर्स की। अगर इंडस्ट्री में डाउनटर्न आया, रिसेशन आए, रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ये बहुत रैपिडली गिरेगा भी। 10 से 15% मैक्सिमम शुड बी इन गोल्ड सिल्वर, नॉट बियॉन्ड दैट। लॉन्ग टर्म में हमेशा ही गोल्ड ने मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया, ये मुझे हिस्ट्री बता रही है, डेटा मुझे बता रहा है। तो मैं क्यों ना फिर ज्यादा पैसा गोल्ड में डालूं, कम पैसा म्यूचुअल फंड में डालूं, कम उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी जिधर कम, जो ज्यादा सेफ है, जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसको क्यों कम चूज करने को कह रहे हैं आप? ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप देखेंगे ना, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट विल ऑलवेज आउट परफॉर्म रियल एस्टेट एंड गोल्ड इन दैट पीरियड। मैं समझना चाहती हूँ कि अगला कम से कम 2 साल 3 साल आप कहाँ जाते हुए देख पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पैसे से पैसा कैसे बनाएं, इसकी बहुत आसान सी क्लास आज आपको मिलने वाली है। मुझे लगता है जितना बेसिक होता है वो ही सबसे टफ होता है, और इसीलिए कुछ बेसिक्स रूल आपको हम बताने वाले हैं, कुछ थंब रूल हम आज आपको बताने वाले हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि पैसा कैसे बोलता है, और इसीलिए पॉडकास्ट में हम कुछ एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं जो इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाते हैं कि आपकी गलती कहाँ है और कहाँ आपको सुधार की जरूरत है। इसी कड़ी में आज पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ फिनकार्ट तनवीर आलम सर। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल और कंफ्यूजन जो मुझे लगता है पूरे मार्केट में ही इस वक्त दिखाई दे रही है, मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को सर जानती हूँ जो ये कह रहे हैं कि हमसे तो गलती हो गई, हमने सोना और चांदी खरीदा नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुझे कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं हमने खरीद तो लिया लेकिन ये टॉप पे पहुंच चुका है तो अब हमें बेच देना चाहिए। ये जिनके पास है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। और दूसरी एक लहर मार्केट में इस समय चल गई है कि ये दोनों दौड़ दौड़ के ना थक चुके हैं। अब सोना भी थक चुका है, चांदी भी थक चुकी है। तो आप हमें बताइए कि क्या वाकई सोना चांदी थक चुका है? जिसके पास है वो क्या करे, जिसके पास नहीं है वो क्या करे? देखिए, सोना और चांदी का जो बेसिक है, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, उसको मैं थोड़ा डिफाइन करूँगा। और सोना क्यों बढ़ा है इसकी भी एक रीज़न पहले डिफाइन करते हैं, और उस पर हम सिल्वर पे भी आएंगे। देखिए, सोना हिस्टोरिकली ये माना गया है कि ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरह है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है, जिसे कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन क्या हुआ, जब रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई, उस वक्त यूएस ने
रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि आप अपने डॉलर करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ना, इससे काफ़ी सेंट्रल बैंकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड घबरा गए। और उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे कि रशिया है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, इंडिया, ये लोग फॉरेक्स रिजर्व जो अपनी डॉलर में नहीं करके ये लोग गोल्ड खरीदने लगे। तो इसी वजह से गोल्ड बहुत तेज़ी से भागा है। तो अब जो एक स्टेट पे है कि ये अपने एक हाईएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन भी आई है रिसेंटली। नाउ आप नोटिस करेंगे कि ये जो करेक्शन है ये हिस्टोरिकली गोल्ड भी ऊपर नीचे होता है इक्विटी मार्केट की तरह। 2011 में अगर यूएस डॉलर के प्राइस अगर कंपेयर करेंगी तो $2000 पर राउंड हो गया था। इट केम डाउन टू $1100। वापस अभी ये 4000 के लेवल में चला गया। हाँ। तो ये गोल्ड का एक नया पीक है। इसमें अब सेम पेस से ग्रोथ एक्सपेक्ट करना विल बी एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगा इन्वेस्टर्स की। नाउ अब क्या हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर वर्ल्ड में ऐसे ख़राब रही, थोड़ी प्रॉब्लम रही, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब रहेंगी, सेंट्रल बैंकर्स फोकस करेंगे कि अपने जो रिजर्व को उसे सेफ करेंसी में डालें, एंड गोल्ड इज़ अ सेफ करेंसी। तो JP मॉर्गन का एक एस्टिमेट जो फोरकास्ट कह रहा था कि गोल्ड जो $4000 आउंस है वो बढ़ के हो सकता है 5200 भी हो जाए। तो एक स्कोप है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अब हिस्टोरिकली जैसे लास्ट 2 साल का रिटर्न है, लोग ये एक्सपेक्ट ना करें। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा। ना सिल्वर देखिए, अच्छा गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी के अलावा कहीं और नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में नहीं है ना। वहीं आप सिल्वर आप देखती है, सिल्वर का जो यूज़ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में है। अब वो सेमीकंडक्टर है, अब सोलर कर रहे हैं, सोलर पैनल पे होगा। तो ये सब जो इंडस्ट्रियल यूज़ है, EVs लग रही हैं, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, इसलिए सिल्वर थोड़ा तेज़ी से बढ़ा है इसके लिए। लेकिन सिल्वर क्योंकि एक इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, ये बहुत वॉलेटाइल रहता है। अगर इंडस्ट्री में डाउनटर्न आया, रिसेशन आई, रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ये बहुत रैपिडली गिरेगा भी। तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। हाँ। तो इसी वजह से अगर आपको निवेश करना, आपकी एक पोर्शन का हिस्सा होना चाहिए, 10 से 15% मैक्सिमम शुड बी इन गोल्ड सिल्वर, नॉट बियॉन्ड दैट। आपको इसमें इतना ही मैक्सिमम एलोकेशन करना चाहिए। आप किसी भी एसेट क्लास में उसको उसकी यूज़ के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, ना कि रीसेंसी बायस जैसे कहते हैं कि भाई अभी लास्ट 2 साल अच्छा चला तो आने वाले टाइम में भी अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं होता, वो करेक्शन हो सकता है। तो आपको अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से, जो आप इक्विटी ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको 10 से 15% रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं। अभी आपने कहा कि बीते 2 साल का जो गोल्ड एंड सिल्वर का रिटर्न है, हाँ। उस लिहाज से और उस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हमें आगे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये हम सबको पता है कि बीते 2 साल में, उसके बीते 2 साल का रिटर्न देख के शेयर मार्केट में बहुत से लोग आए हैं। पेंडेमिक के बाद हमने देखा मार्केट भागा, आपने किसी भी सेक्टर में निवेश किया था तो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा था। उसके बाद ये तेजी देख के जो लोग मार्केट में एंटर हुए, उनका दिल ये जानता है, वो दिल पे हाथ रख के मुझे कमेंट करके बताएं कि बीते 2 साल में हमने देखा है स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप नेगेटिव में है, लार्ज कैप हार्डली आपको 0 से 5% रिटर्न दे रहा है। तो ये कह तो दिया आपने कि बीते 2 साल की तेजी आप आगे एक्सपेक्ट ना करें गोल्ड एंड सिल्वर में, लेकिन वो लोग जो बीते 2 साल की तेजी देख करके शेयर मार्केट में घुसे थे, जो अब निराश हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो एक सिंपल हैबिट मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में या शेयर बाज़ार में आपका पैसा जो है ना, इंटेलिजेंस से नहीं, आपके डिसिप्लिन और पेशेंस से बनता है। ठीक है। आप इक्विटी मार्केट में जब निवेश करते हैं, एक सिंपल थंब रूल है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि अगर आपने 1 साल के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो आपके 60% प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा बनाएंगे। 3 साल के लिए अगर अवधि बढ़ती है तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ के 75% हो जाता है। अगर आप 5 साल फ्रेम में लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 88% बनता है। ऑलमोस्ट 10 ईयर में आप देखेंगे 99% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट बनाएंगे, पैसे बनाएंगे। तो ये टाइम एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करता है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि 1-2 साल में पैसा बने, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल थंब रूल है जो हम लोगों ने स्कूल में भी सीखा है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग।
अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या काम आता है, रेट ऑफ रिटर्न लोग फोकस करते हैं, लेकिन रेट नहीं, उसके ऊपर जो टाइम होराइजन है ना, वो काम एक्चुअली आता है। हाँ। वो कंपाउंड करता है पैसा आपका। तो इट इज़ टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट, दैट क्रिएट्स वेल्थ। अगर आप लंबे समय तक बने रहें, ये कंपाउंडिंग मैजिक की तरह काम करता है। और इनएविटेबली आप नोटिस करेंगे कि इक्विटी मार्केट, चाहे वो 1980 से लीजिए, 100 था सेंसेक्स, आज के दिन में 85-86 हज़ार है। इक्विटी मार्केट या किसी मार्केट ने पैसा डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये हमारी बिहेवियर है जो डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि हम सही टाइम में पैनिक कर जाते हैं, हाई में इन्वेस्ट करते हैं, लो में एग्जिट कर जाते हैं। ये पैनिक के बिहेवियर हमारी गलती है जो हमारी वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। सो जो आपकी क्वेश्चन है, जो लास्ट 2 साल मैंने निवेश किया है, देखिए आप इक्विटी मार्केट में अगर इतने शॉर्ट टाइम पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं ना, तो आप वेल्थ कभी भी नहीं क्रिएट करेंगे। ये आपको मान के रखना पड़ेगा। आप लंबे समय के लिए वो पेशेंट कैपिटल लेके आइए, वो पेशेंट कैपिटल कंपाउंड्स। लेकिन ये सच्चाई है मुझे लगता है, और ये ह्यूमन बिहेवियर भी है कि जैसे ही मार्केट डाउन होना शुरू करता है, हम थोड़े दिन तो वेट करते हैं, फिर हम पहले तो सिप रोक देते हैं, फिर हम उसको कोसना भी शुरू कर देते हैं। कैसे इससे बचें? और ये मेरा बहुत जेन्युइन सवाल है, मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ कि अपनी आँख के आगे अपने पोर्टफोलियो को हम डाउन होते देख रहे हैं हर रोज़, उसके बाद भी हम ये कैसे भरोसा करें? मतलब 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया, 12 महीने बीत गए, ये तो बीते 2 साल का ही मैं अभी पूछ रही हूँ, फिर वो हम कैसे उसको जारी रखें, वो रोज़ घटते हुए देखने के बाद भी? ओके, डोंट रिव्यू योर पोर्टफोलियो, रिव्यू योर प्लान। ठीक है। हाँ। आपने सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग यही नहीं सोचते हैं कि वाई आई हैव इन्वेस्टेड, मैंने क्यों इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आपका वाई क्लियर होगा ना, तो आपको दिक्कत कम आएगी ना। वाई का मतलब क्या है कि देखिए, हम लोग ना सही मायने में स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, गोल्ड, इसमें निवेश नहीं करते हैं। हम लोग निवेश करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो, घर खरीदना हो, मुझे वेकेशन में जाना हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, इसके लिए करते हैं। अगर आपने वो पैसा उस गोल के लिए एलोकेट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी प्रोडक्ट्स चूज़ करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट जो रिस्की प्रोडक्ट नहीं है वो चूज़ करेंगे। हाँ। अगर ये आपने अलाइनमेंट सही कर दिया ना, तो आपको दिक्कत कम आएगी। ऑन द कॉन्ट्री, ऐसे मार्केट, जब मार्केट ख़राब होता है ना, अगर आपकी लॉन्ग टर्म्स गोल हैं, तो हम जैसे लोग इसको लकी फेस कहते हैं, क्योंकि इस टाइम हम उसी पैसे में ज़्यादा यूनिट अक्यूमुलेट कर रहे होंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले हम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम अगर फ्लाइट बोर्ड ऑफ कर गए, हाँ। और उसके बाद इक्विटी मार्केट टेक ऑफ करेगा, तो विल मेक रिटर्न। और एक बात है, इक्विटी मार्केट हमेशा से ये एक तरफा लीनियर रिटर्न कभी नहीं देता, ये उतार चढ़ाव के साथ ही रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये साइकिल मूव करता है। तो अच्छे टाइम आएंगे, बुरे टाइम आएंगे। हाँ। तो अगर आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाएंगे, तो आपको रिटर्न 100% मिलेगा। लेकिन अधिकतर लोग ये गलती करते, क्यों करते हैं? देखिए, हम जितना भी कह ले, वी आर ह्यूमन बीइंग, इट इज़ नॉट आवर मिस्टेक, इट इज़ दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज़ वायर्ड। एंड ब्रेन वायरिंग क्या होता है, एक हमारे ब्रेन में एक छोटा पार्ट है, इसको कहते हैं अमिगडाला, विच इज़ अ स्मॉल आमंड शेप, आमंड बादाम के शेप में है, मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फियर को एंटिसिपेट करने के लिए, खतरा को, किसी तरह के खतरे को एंटिसिपेट करता है, और वो डिसाइड करता है कि भाई ये मैं जैसे कि ना फियर ऑफ फ्लाइट, ओके, जैसे कि तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिसाइड करता है कि मैं फाइट करूँगा या फ्लाइट करूँगा। तो अधिकतर लोग डर के वो फ्लाइट के मोड में, मतलब है वो एग्जिट करने के मोड में चले जाते हैं। हाँ। जो उसको उस सिचुएशन को मैनेज कर पाते हैं कि यार ये अच्छा बुरा टाइम आया है, नाउ ये तो अच्छा टाइम आएगा एंड ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देते हैं। एंड वही डिफरेंस है एक सीजन इन्वेस्टर में और एक नोविस इन्वेस्टर में।
नोविस इन्वेस्टर घबरा जाता है और सीजन इन्वेस्टर बना रहता है। सीजन इन्वेस्टर की जब आपने बात कर ही दी है तो मुझे लगता है एक और सीजन जो आईपीओ मार्केट में चल रहा है मुझे वो ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। आईपीओ मार्केट में सिर्फ रेनी सीजन है, बारिश ही बारिश हो रही है आईपीओ की। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है वो जो लिस्टिंग डे वाला जो प्रॉफिट रहता है उसके पीछे भागते हैं। बड़ी R&D शुरू हो जाती है सर, जैसे हम नया आईपीओ सुनते हैं ना उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि उसके पीछे भागना, उसके बारे में जानना, ख़रीदना, ये तुरंत शुरू हो जाता है। तो मुझे पहले तो ये बताइए कि ये कैसे निवेश करना कैसे है, ये जो बारिश हो रही है उसमें कौन सा पकड़ना है, कौन सी बूंद छोड़ देनी है, घुसना भी है कि छाता लेके जाना है, ये आईपीओ मार्केट का समझाइए आप। देखिए आईपीओ मार्केट में ना मैं अपने जब हम लोगों ने करियर स्टार्ट किया था करीब 30 साल पहले, और उस 25-30 साल के दौरान में जितने भी आईपीओ आते थे ना तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट बैंकर कुछ वैल्यू टेबल पे छोड़ते थे कि भाई निवेशकों का कुछ पैसा बनेगा। ठीक है, अभी तक अधिकतर जो आईपीओ आ रहे हैं ना वो लिटरली फुली प्राइस्ड है, बल्कि थोड़ा कुछ देखेंगे ओवर प्राइस्ड है मार्केट में। हाँ। अब मैं किसी आईपीओ का नाम नहीं लूँगा बिकॉज अनफेयर है, लेकिन वो इतना ओवर प्राइस है कि आपको वो देख के समझ में आएगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अब देखिए 2-3 चीज़ में, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं, आप समझते हैं बिज़नेस मॉडल कैसा है, ये बिज़नेस में पैसा बनेगा या नहीं। अगर बिज़नेस अच्छा है तो आप देखते हैं इसकी मार्केट में कितनी स्टॉक का कितना फ्री फ्लोट होगा, क्या डिमांड होगा। तीसरा देखते हैं वैल्यूशन। वैल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लीजिए मैं आपको समझ, एक कप है, इसका अगर ये वैल्यू 500 रुपये का है और मुझे ये 5000 में मिल रहा है या 1500 में भी मिल रहा है तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अधिकतर आईपीओ में यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिसिंग होता है। तो ये निवेशकों को देखना पड़ेगा कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं। अगर वो एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूशन में है तो उनको निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो निवेश क्यों करते हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फोमो, fear of missing out. Right. Again, I'll go back to the same amygdala part. amygdala सिर्फ ये मार्केट वोलेटिलिटी के फेयर से नहीं घबराता है, या कोई अगर आपके पास कोई बंदूक लेके आया आपने वो नहीं घबराता है, इस एक और रीज़न से वो अनसर्टेनिटी घबराता है। अगर आपके पड़ोसी या जिससे आप कंसर्न हो, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो आपके मन में अनसर्टेनिटी आती है। एंड आप देखते हैं कि सब बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे नेबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं और मैं नहीं बना रहा हूँ, तो क्या होता है, ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि देयर इज अ थ्रेट। अच्छा, ठीक है, देयर इज अ थ्रेट, समबडी एल्सेस प्रोग्रेस, किसी और का प्रोग्रेस आपको थ्रेट लगने लगता है। ठीक है, एंड वो थ्रेट जो है को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, ब्रेन को डोपामिन चाहिए। ओके, और वो डोपामिन होता है जब व्हेन यू टेक सम एक्शन, कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए, एंड दैट एक्शन इज बाइंग दैट आईपीओ। सो आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज अ लॉट टू डू विद बिहेवियर देन मैथ्स। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, सो दिस आईपीओ जो लोग कर रहे हैं वो फोमो के ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको वो रोकना है। उनको डिसाइड कर रैशनली है कि यार ये कंपनी लिस्ट करने के बाद भी तो आएगी कहीं हाथ में, अगर बहुत अच्छा करेगी तो हम खरीद लेंगे, नहीं अच्छा करेगी नीचे आएगा तो ऑल द मोर बेटर। इसमें फोमो की क्यों ज़रूरत है? अगर अपने आप को क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो उनको एक अपने आप में बैलेंस दिखेगा और वो धीरे धीरे एक अच्छे निवेशक बनेंगे। पर ये जो आपने नियम मुझे अभी समझाया है, इस हिसाब से तो आपने कहा कि हमें ये सोचना है कि भाई वो कंपनी आगे भी तो हाथ में आएगी, अच्छा करेगी, हम तब ले लेंगे। करेक्ट। तो इस लिहाज से तो फिर हमें किसी भी आईपीओ को नहीं खरीदना है। फिर तो आपको उस आईपीओ को खरीदना है जहां पर आपको लगता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वैल्यूएशन में स्कोप है, और मैं लिस्टिंग में शायद पैसा बना सकता हूँ। और लिस्टिंग के लिए आप क्यों खरीदेंगे? आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए व्हेन यू इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म, आप ओवररेट कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस को। और स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस से पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है डिसिप्लिन और हैबिट से, पेशेंस से। अगर आप वो स्टॉक खरीदना चाहते हैं
कि 10 साल के नज़रिए से कि भाई 10 साल स्टॉक, जैसे वॉरेन बफेट कहता है ना कि भाई उनकी बुक पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इफ़ आई बाय अ स्टॉक और 10 साल तक स्टॉक मार्केट बंद हो गया, क्या मैं होल्ड करूँगा? अगर ये आंसर येस है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए नहीं IPO में, क्योंकि आप 10 साल का नज़रिया रख रहे हैं। और वो अच्छी कंपनी है, गवर्नेंस ठीक है, तो अच्छी ग्रो करेगी, आपको ग्रोथ देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि क्विक मनी IPO में बनाएं और लिस्टिंग में बेच दें, देखिए ये शॉर्ट टर्म में मार्केट पनिश करती है लोग। अच्छा, हाँ, क्विक मनी की आपने बात की कि अगर मैं क्विक मनी चाहती हूँ तो मैं ऐसा ना करूँ, और लॉन्ग रन में ही मार्केट अच्छा रिटर्न देती Yes. है, तो क्या फिर ये लाइन बिल्कुल मैं भी याद कर लूँ, मेरे व्यूअर्स भी याद कर लें कि पैसा लॉन्ग टर्म में ही बन सकता है, शॉर्ट टर्म में पैसा बन ही नहीं सकता क्या? शॉर्ट टर्म में एक्सेप्शनल स्किल और लक चाहिए। एक्सेप्शनल स्किल क्या? क्योंकि आप बहुत, देखिए देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, हाँ, जो अक्यूट बहुत हाई लेवल डेटा साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस एकदम माइन्यूट मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। आपकी उस लेवल की इंटेलिजेंस है तो बाय ऑल मीन्स करिए। मेरे जैसे लेसर मॉडल्स जो आम आदमी मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट को बोरिंग बनाता हूँ और मेरे हिसाब से बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स मुझे एक्सेप्शनल रिजल्ट देती हैं। अच्छा, यस। इन्वेस्टमेंट बोरिंग हो जाएगा तो मैं करूंगी कैसे फिर इन्वेस्टमेंट? जिस दिन आप ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए, हाँ। तो उस दिन आप ये मान के चलिए कि आप उसमें पैसा गंवाने वाली हैं, और जितना बोरिंग इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको उतना अच्छा रिटर्न देगा। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। किसी भी दर्शक से आप पूछेंगे अपने ना कि कौन सा खाना वो पसंद करेंगे, ओके, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, बर्गर, और यू वांट अ डाइट फूड, हेल्थी फूड, द आंसर इज दिस। आप मिठाई पसंद करेंगे या या ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पसंद करेंगे? द आंसर विल बी वेरी क्लियर। तो वो आपको हेल्थ नहीं देंगी, वो आपको नुकसान ही देंगी। सो एनीथिंग दैट थ्रिल will create loss to you in the market, and it goes with everything in life. Okay, so whether it's relationship, okay, if you're flirting in a relationship, cheating in a relationship, you'll not survive a relationship. क्या बात है, हाँ। So it is a very fundamental rule. Anything that is boring will be rewarding to you in the long run. तो फिर मुझे ये बताइए कि मैं कैसे करूं, अपने पोर्टफोलियो को हर समय देखती रहूं, या मैं एक बार इन्वेस्ट कर दिया है तो भूल जाऊं? क्योंकि मुझे दोनों में ही तकलीफ नज़र आती है। मुझे लगता है मैं हर समय जब देखती रहती हूँ तो मुझे तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है अब तो तब्दीली कर देनी चाहिए, बदल देना चाहिए, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी मैं मात खा जाती हूँ। फिर जब मैं इन्वेस्ट करके छोड़ ही देती हूँ, भूल ही जाती हूँ, मुझे देखना ही नहीं है उधर की तरफ, तो भी जब मैं आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ तो भी मुझे लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, इससे अच्छा तो देख लिया होता। तो करें क्या? वेरी गुड। देखिए, इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, और वो प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए काम करें, दूसरे के लिए काम ना करें। उसका उदाहरण देता हूँ। हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बच्चे की पढ़ाई करूँ। अब मेरा बच्चा अगर 15-16 साल का है तो मुझे तो 1-2 साल में चाहिए होगा। तो इक्विटी में निवेश करेंगे तो आप मात खाएंगे, क्योंकि 2-3 साल में गारंटी नहीं है, मार्केट ख़राब दौर से गुजर सकती है। और वहाँ उल्टा कीजिए, अगर मेरे बच्चा तो 2 साल का है, मेरे पास 15-16 साल है, उस वक्त मैं इक्विटी में निवेश करूँगा तो एक्सेप्शनल पैसा बनाऊँगा। सो सेम प्रोडक्ट, सेम गोल, लेकिन टाइम होराइजन डिफरेंट है। सो ये प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। और वो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट कहाँ से डिराइव होगा? सॉल्यूशन से। लोग प्लान नहीं करते। देखिए, पहले के ज़माने में लोग घर भी बनाते थे, वो घर बनाना है, ज़मीन ले लिया, वो सीमेंट और ईंट लाए, बनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सही घर बनने के लिए आपको पहले आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए सही प्लान बनाना पड़ेगा। और उस प्लान के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे भाई मेरा सीवरेज कहाँ होगा, वाटर कहाँ होगा, और वास्तु वगैरह को कंसल्ट करते हैं, राइट। आप एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट प्लान बनता है। आपकी जो फाइनेंसेस है ना, उसका भी ब्लूप्रिंट बनता है, उसे फाइनेंशियल प्लान कहते हैं। वो फाइनेंशियल प्लान के तहत अगर निवेश करेंगे ना, तो आपका एक एक पैसा सही प्रोडक्ट में लगेगा और सही टाइम होराइजन के पर्सपेक्टिव से। फिर आपको
उस पोर्टफोलियो को सिर्फ ट्रैक नहीं करना है, आपको ये ट्रैक करना है कि ये गोल्स जो है मैं अगर ऐसे अब मैं अपने कॉन्फिडेंटली अचीव करूँगा या नहीं, तो आप देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर मनी कि मेरा एक एक पैसा सही लक्ष्य में सही नज़रिए से लगा हुआ है और सही टाइम होराइजन में ग्रो करेगा। तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप ये गलती कम करेंगे। तो पोर्टफोलियो मत रिव्यू करिए, अपने प्लान को रिव्यू करिए, क्योंकि मेरा प्लान सही रास्ते में जा रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट सही वो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। हाँ। हो सकता है एक आख इन्वेस्टमेंट आपको लगे कि ये थोड़ा सा जैसे प्रॉमिस किया गया था नहीं चल रहा है, उसमें आप बदलाव कर दें, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरप्राइज होंगी, मैं अपने पोर्टफोलियो साल भर चेक नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जितना अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगी, हाँ। आपका वो ब्रेन आपको फोर्स करेगा उस एरर करने में। क्योंकि वो आपको ब्रेन ट्रिगर करता है, थोड़ी भी अनसर्टेनिटी उसको बर्दाश्त नहीं है। राइट। और उस पर आपको फिर फोर्स करेगा कि इसको चेंज करो। हाँ। इसको बदलो। हाँ। तो वो गलती करने में आपको मजबूर करता है वहाँ पर। मैं अब आपको एक सिचुएशन देती हूँ कुछ पैसों के साथ और टाइम होराइजन के साथ। मैंने जब 1 साल पहले पॉडकास्ट किया था सर, उस समय लोग करोड़पति बनने की बात करते थे। सिर्फ 1 साल में ये 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है। तब लोग सवाल ये पूछते थे, मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ चाहिए, साल भर के अंदर ही लोगों को 5 करोड़ चाहिए। मैं दोनों के बीच का रखती हूँ, 3 करोड़ में मान के चलती हूँ कि मेरे पास 15 साल का समय है और 15 साल में मुझे 3 करोड़ कमाने हैं। कैसे होगा? देखिए 15 साल एक अच्छा टाइम होराइजन है। सो अगर मान लीजिए उसमें आप 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं, 60,000 रुपीज़ पर मंथ, तो साल का 7 लाख रुपये होगा। 10 साल में 72 लाख रुपया। आपने 15 साल में 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया अप्रॉक्सीमेटली, वो 1 करोड़ 3 करोड़ रुपये अपना आराम से बन जाएगा। कंपाउंडिंग के हिसाब से अज्यूम करते 12% का रिटर्न, वो फिर आपको 3 करोड़ दे देगा। वो टाइम होराइजन आपके लिए फेवरेबल काम करता है। लेकिन मैं आप थोड़ा और डिफरेंट करता हूँ। अब मान लीजिए 15 से आप 20 साल होराइजन करती हैं। हाँ। पता है वो 3 नहीं, वो बाकी का 5 साल आपको 3 का 6 कर देगा। अच्छा। और आपको 20 को 25 करती हैं। हाँ। तो वो 6 नहीं रहेगा, वो 6 का 12 हो जाएगा। तो सीखिए सेम सम, लेकिन आप वो 3 करोड़ की जगह में आप 12 करोड़ ले रही हैं। सो यही मेन मैजिक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसे कहते हैं। बट ये हो नहीं पाता है, ये मैं बताऊं क्यों नहीं हो पाता है। एक 25 साल का बच्चा है, वो काम करने के लिए निकला, उस समय तो उसकी सैलरी ही कम होती है। अब कम सैलरी और ख्वाहिशें बड़े सारी होती हैं। बिल्कुल। 25 साल की उम्र में आपकी, तो पैसा कम है इसलिए निवेश हम कम कर पाएंगे। उस कम पैसे में ख्वाहिशें इतनी हैं और जिम्मेदारी कुछ है नहीं। हमें कुछ फ्यूचर 25 साल का बच्चा ये कैसे ही तय करे कि 60 साल में रिटायर होऊंगा तो मुझे ये करना है रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे लगता है 25 से 35 वाली जो एज होती है, जब तक आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं आ जाती हैं और इंक्रीमेंट होते होते, प्रमोशन होते होते आप थोड़ी अच्छी जगह नहीं पहुंच जाते हैं कि थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, तब तक तो मुझे लगता है हम बहुत कम निवेश करते हैं या नहीं भी करते हैं कभी कभी। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में फिर कैसे 20-25 साल वाली कंपाउंडिंग कैसे हासिल करें? देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये सब सिर्फ अगर मैं लोगों को कहूँगा कि सेविंग्स करिए ना, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, हम लोग पैसा कमाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो आपके पास 4 बकेट होने चाहिए। एक तो भाई आप नॉर्मल खर्चे के लिए जो ज़िंदगी गुजारेंगे, लिव योर लाइफ वाली बात है। हाँ। दूसरी बात है जो आप इंजॉयमेंट के लिए रखते हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेविंग्स में फोकस करेंगे ना, तो आपका फ्यूचर तो सुधर जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में आपको रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने ज़िंदगी जिया नहीं है। ये भी गलत है। तो इंजॉयमेंट का एक बकेट होना चाहिए। तीसरा बकेट होना चाहिए आपके प्रोटेक्शन का, कि भाई मुझे लाइफ में कुछ हो गया, मेरी फैमिली कैसे रहेगी। चौथा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का। अब ये कंपार्टमेंटलाइज कर लेंगे ना आप, इस अमाउंट इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। अब मैंने 60,000 रुपीज़ लिया था, आपके पास हो सकता है 60,000 ना हो। हाँ। तो आप 6,000 रुपये, बहुत बड़ी संभावना है इस बात की। हाँ। ठीक है ना, आप 6,000 रुपये से स्टार्ट कर सकती हैं। हर साल आप उसको 10% 15% से SIP ग्रो करते रहिए। तो सेम फॉर्मूला
आप रियलाइज़ करेंगे सेम अमाउंट अचीव करेंगे अगर आप 10-15%, 20% आप ग्रो करते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट में 10-20% मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 6,000 रुपीज़ अगर स्टार्ट कर रही हैं तो अगले साल 7,200 करना है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है परसेंटेज। लेकिन ये जो हैबिट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको हैबिट फॉर्मेशन। SIP कोई प्रोडक्ट या रिटर्न का टूल नहीं है, SIP एक बिहेवियरल टूल है जो आपको अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करने के तरीके बताता है। और सॉरी, आपके जवाब से ही मेरे मन में एक सवाल है, लेकिन उसके पूछने के पहले, क्योंकि ये चीज़ मेरा पूछना रह गया कि मुझे 15 साल में 3 करोड़ चाहिए तो कितना निवेश करना है, आपने बता दिया 60,000 रुपया। अब ये 15 साल का जो टाइम फ्रेम है मैं इसको कम कर देती हूँ और 7 साल कर देती हूँ, आधा कर देती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। ये आप जब मुझे इसका जवाब बताएंगे ना तो मुझे दूसरा सवाल पूछना है जो याद आया, मैं वो पूछूंगी। 15 साल की जगह 7 साल में मुझे 3 करोड़ रुपया चाहिए, कितना निवेश करूँ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की है। हाँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्टिवली करता है काम टाइम होराइजन 5 ईयर एंड अबव के ऊपर। लेस देन 5 ईयर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्टिवली आपके फेवर में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर 5 साल से नीचे के गोल है, आपको फोकस करना चाहिए रिटर्न पर नहीं, आपने कैपिटल को कैसे प्रिजर्व करेंगे। अब 7 साल का टाइम होराइजन कम है, सेम गोल है तो आपका 3 करोड़ रुपये। पता है आपको निवेश 60,000 रुपये नहीं, आपको निवेश 2,40,000 रुपये करना पड़ेगा पर मंथ। इतना कमाते हैं आप? तो आपके क्या हो गए, आपका प्रेशर बढ़ गया। हाँ। आपको सेविंग करने का प्रेशर बढ़ गया, और उसके अलावा फिर आप या तो आप 2,40,000 निवेश करेंगे या तो आप उल्टे सीधे रास्ते इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे कि मैं रिटर्न जैसे कैसे ज़्यादा कमाऊँ, वो भी चला जाएगा जो है, और फिर तो रिस्क बढ़ जाएगा। और जब रिस्क बढ़ता है तो आपकी कैपिटल भी टूट सकती है। तो वही है ना कि मुझे अब यहाँ से मैं सपोज आगरा जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं 3 घंटे में आराम से 3.5 घंटे 4 घंटे में ट्रैवल करके जाऊँगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा नहीं मुझे 2 घंटे में ट्रैवल करना है, तो मैं रेकलेसली ड्राइव करूँगा ना। हाँ। और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। हाँ। यही होगा। दिस एग्जैक्टली विद इन्वेस्टमेंट, आप फेस करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि 15 साल जब मैं निवेश करूंगी और मुझे 3 करोड़ चाहिए, तो आपने बता दिया कि 60,000 रुपया इन्वेस्ट करो और 12% के रिटर्न के हिसाब से तुम्हें 15 साल में इतना पैसा मिल जाएगा। ये 15 साल में भी 12% ही क्यों कहा आपने? मैं तो चाहती हूँ मुझे 18% मिले, 20% मिले। मैं तो चाहती हूँ मार्केट 12% दे रहा है, लेकिन क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझ रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं तो उधर निवेश करूँगी ना जहाँ 30% आ रहा है, क्योंकि मार्केट में ऐसे शेयर भी हैं, ऐसे स्टॉक हैं जो 30% तक रिटर्न दे रहे हैं। ये 15 साल में भी आपने 12% क्यों कहा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव रखता हूँ और इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा। मैंने ये 12% एडहॉक नंबर ऐसे नहीं लिया। आप आने वाले 15 साल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया के जीडीपी, आपके हिसाब से क्या जीडीपी ग्रोथ करेगा? मैं तो ज़्यादा बताऊंगी, फिर व्यूअर कहेगा कि ये तो मैं आपके लिए बिटवीन 6 and 7% रियलिस्टिकली पालते हैं। अब मैं नहीं बोलता 8%, 6 से 7% रियलिस्टिक ग्रोथ है। अब मान लीजिए 6 से 5% ये रहेगा। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से 5 से 6% रहेगा आराम से। तो रियल जीडीपी 6 से 7 होता है, इन्फ्लेशन आपके 5 से 6 है। आप दोनों को ऐड करेंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 12% का है। तो ये है मेरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, ये फॉर्मूला है। अब इसके ऊपर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वो फंड में अगर काबिल है तो उससे 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न देगा, तो वो 14 हो सकता है बस। तो ये लॉन्ग टर्म में ये रियलिस्टिक है। मैं व्यूवर्स के लिए पूछ रही हूँ कि उनकी दिमाग थोड़ा खुले। अगर 12 के बाद आपने बढ़ा के भी 14 किया तो उनकी भी दिमाग की बत्ती जले कि 18%, 20%, 22% का वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। वो सस्टेनेबल है, वो कब सस्टेनेबल है? जब आपके भाई इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है और जीडीपी भी बहुत हाई रेट से ग्रो कर रहा है। और कभी भी क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट जो है आपको साइकिल में देता है, कुछ बहुत अच्छे पीरियड रहेंगे। तो अभी कोविड के बाद पीपल गॉट लकी, बट ये सस्टेनेबल है? आंसर इज नो। ऑन द कॉन्ट्री, मेरा सबसे बड़ा फियर है कि आप देखेंगे चाइना 2017 के बाद में उस चाइना का उस मार्केट पीक अभी तक नहीं आया। चाइना भी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ। इंडिया में भी देखेंगे 1994 से 2004 तक
बीच में 2000 में थोड़ा सा हल्का सा पीक आया है अगर, बट उसके बाद 4000 से छूट 6000 किया, वापस उस 2500-3000 के लेवल में आ गया सेंसेक्स। तो 10 साल के पीरियड तक मार्केट डिड नॉट गिव रिटर्न। सो मेरा कहने का ये अर्थ है कि इंडिया में ना वो सिनेरियो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन शायद वो सिनेरियो आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो से इंडिया में SIP बुक जो है 30,000 करोड़ का हो गया है। आने वाला समय हो सकता है कि 50-60 लाख करोड़ का हो जाए, मुझे इस पर सरप्राइज़ नहीं है। हाँ। अगर इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लो रहेगा पैसे का तो मार्केट को उस लेवल में आना दिक्कत है। लेकिन एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं मार्केट से 18% मिलेगा, वो भी एक गलत है। तो मैं एक सिंपल थंब रूल मैंने जो दिया है, ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। आप इसमें बने रहेंगे ना, आपको निराशा कम होगी, और आप हो सकता है फिर वो इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, आप उस पर बने रहेंगे थोड़ा सा। थोड़ा मैं प्रॉपर्टी के बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन सबसे ज़्यादा गोल्ड के बाद अगर कहीं निवेश करते हैं तो वो प्रॉपर्टी में करते हैं। मैं हज़ारों ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ, मतलब लिटरली मैं हज़ारों वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जिन्होंने एक घर बना रखा है जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन शायद कभी हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। कभी हमें ये लगता है कि रेंटल इनकम हमें उससे मिल जाएगी, कभी हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी का दाम इतना भाग रहा है कि उधर इन्वेस्ट करना ठीक है। आपके लिहाज से अगर मैं समझूं तो गोल्ड में निवेश तो आप मना करें या जैसे भी करें, लोगों को करना ही है जितना करना है। प्रॉपर्टी में निवेश कैसे करना है? देखिए, प्रॉपर्टी में ना इंडिया में रेंटल यील्ड कम है। जैसे रियल एस्टेट अगर रेसिडेंशियल लेंगी, रेंटल यील्ड 2 से 2.5% है। कमर्शियल लेंगे तो 5-5.5% का रेंटल यील्ड आएगा। तो कंजम्पशन के लिए खुद रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, उस पर मैथ्स मत लगाइए, क्योंकि अगर वो उसमें मैथ्स किल जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि रेंटल यील्ड में जो 2% 2.5% में मिल रहा है, होम लोन में जो 8% में मिलेगा, उससे बेटर मैं रेंटल में ले लूँ। मैथ्स यही कहेगा। बट लेकिन देखिए, घर मैथ से नहीं चलता, वो एक इमोशंस है, आपका सेफ हेवन है, तो कंजम्पशन के लिए बिल्कुल रहने चाहिए। अब रही इन्वेस्टमेंट की बात, अब इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इंडिया में प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपको कोई इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर रेंटल यील्ड ज़्यादा हो, जैसे कि अगर मान लो अभी रेंटल यील्ड दुबई वगैरह में ज़्यादा है, कुछ लोग निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। देखिए, निवेश आपको मैथ्स देखना चाहिए कि कहाँ है। लेकिन देखिए, मैं रियल एस्टेट का एक दो जो पहलू है ना, जो मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है, क्योंकि ये फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर है ना, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम सेफ समझते हैं, ठीक है। बट आप नोटिस करेंगे ना, रेंटल प्रॉपर्टीज़ का चैलेंज क्या है, उस पर वेयर एंड टियर। ओके, अब वेयर एंड टियर है, टैक्सेशन है, बहुत से टाइम वो खाली रहेगा, लिक्विडिटी नहीं है कि आप जब बेचना चाहे नहीं बिकेगा, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं, और इंडिया में कुछ लोग कैश में भी डीलिंग करना चाहते हैं। ये सब हैसल है, और हर आदमी की बस की बात नहीं वो कैश डील करे, ठीक है। तो ये सब हैसल्स है। तो मैं ये इमोशनल बाइंग के पर्सपेक्टिव से लोग करते हैं, बट अगर रियलिस्टिकली देखेंगे ना, तो रियल एस्टेट के बराबर या उससे बेटर रिटर्न और भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने दिया है, जहाँ पर सेफ्टी है, लिक्विडिटी भी है और रिटर्न भी है। तब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, ये 3 चीज़ें, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, ये तीनों चीज़ आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मिलेगी, म्यूचुअल फंड वगैरह में, डायरेक्ट रियल एस्टेट के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये देखना चाहिए, ना कि इमोशनली सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। मुझे ये भी समझना है कि मैं ज़्यादातर ये क्यों देख पाती हूँ कि मार्केट जितना रिटर्न दे रहा होता है, ज़्यादातर लोगों के फंड्स उससे कम रिटर्न दे रहे होते हैं। मार्केट 15, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि मार्केट अगर 10 से 12% दे रहा है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मुझे 18 से 20% मिले। पर वो क्या वजह है कि ज़्यादातर लोगों को 12% छोड़ दीजिए, 10%, 8%, कभी कभी 7% रिटर्न भी मिल रहा है। वेरी गुड। इसे कहते हैं बिहेवियर गैप। अगर मार्केट ने आपको रिटर्न ज़्यादा दिया है, आपके रिटर्न कम है, ये गैप को कहते हैं बिहेवियर गैप। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने एक तो प्लानिंग के जरिए निवेश नहीं करते हैं, वी बाय अ प्रोडक्ट, वी डोंट इन्वेस्ट
एज पर प्लान, हम अपनी गोल्स के लिए निवेश नहीं करते, हम वो वाई को आंसर नहीं करते कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं निवेश कर रहा हूँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसका हायर एजुकेशन के लिए, तो मैं उसे हर मार्केट कंडीशन में निवेश करूँगा, क्योंकि उसकी फ्यूचर का सवाल है, ना कि मैं मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए निवेश करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बाय करते हैं और उस मार्केट को बाय कर रहे हैं, तो मार्केट के बाय एंड सेल को आप उससे बिहेव करते हैं। लेकिन आप एक गोल्स के लिए निवेश करेंगे, आप उस गोल पे बने रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है कि लोग उस गोल पे बने रहते हैं, उस निवेश में बने नहीं रहते। जब मार्केट अगर अच्छा समय होता है, आप सिल्वर का ले लीजिए, सिल्वर जब नीचे था किसी ने बाय नहीं किया, लेकिन अब जब बढ़ गया तो सब लाइन लगा के खड़े हैं सिल्वर बाय करेंगे। तो ये टिपिकली बाइंग ऑन हाई एंड सेलिंग ऑन लो बिहेवियर है। ठीक है, दूसरी बात है पैनिक कर जाना। जो आप पैनिक करते हैं तो आप गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर आप गोल पे बने रहेंगे तो शायद आप पैनिक नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट हैबिट है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आई वांट टू बी डिसिप्लिन। देखिए, हर लोग न्यू ईयर में भी रेजोल्यूशन लेंगे कि मैं फिट बनूंगा, हेल्दी बनूंगा, लेकिन ये रेजोल्यूशन 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि योर माइंड प्रेफर्स फैंटेसी ओवर फ्रिक्शन। ओके, आप वो एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं। एक्सपेक्टेशन अच्छा है मार्केट का, बट लेकिन क्या है कि उसको आपको जो उसकी हार्ड रियलिटी समझनी चाहिए कि मार्केट विल गो थ्रू अप एंड डाउन। अगर आप उस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप कम रिस्क की प्रोडक्ट में डालिए। वोलेटिलिटी इज़ अ फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। ऐसे मार्केट कंडीशन में आप ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे, और जब मार्केट चलेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, मार्केट कोविड से गुजरा, 2008 के क्राइसिस से गुजरा, वी हैव फेस कितने वॉर, कारगिल वॉर, रशिया यूक्रेन, कितने वॉर्स आए, सब गए, उसके बावजूद वी हैव गिवन रिटर्न, राइट। तो ये प्रॉब्लम, अनसर्टेनिटीज आएंगी, लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करेगा। आप ये अगर अपने आप को ट्रेन कर पाते हैं, आप आराम से पैसा बनाएंगे। सो मार्केट में दो चीज़, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और ये हैबिट क्रिएट्स वेल्थ, नॉट इंटेलिजेंस। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, और मुझे लगता है मैं हर एक्सपर्ट से ये सवाल पूछ के और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश में हूँ, कि जब मैं लॉन्ग रन में देखती हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत पैसा नहीं बना पाते हैं, कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ और मैं पुराना डेटा निकाल के देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि गोल्ड तो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। 2010 से 2025 जब मैंने 15 साल कंपेयर किया, तो मैंने ये पाया कि मार्केट तो मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, लेकिन गोल्ड ने मुझे दिया 13% रिटर्न। अब गोल्ड में उतार चढ़ाव भी कम है, गोल्ड ज़्यादा सेफ माना जाता है, गोल्ड ने मुझे मार्केट से ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम इन्वेस्ट करो, तो वो भी फिर तो मैं कर सकती हूँ गोल्ड में, और लॉन्ग टर्म में हमेशा ही गोल्ड ने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिया। ये मुझे हिस्ट्री बता रही है, डेटा मुझे बता रहा है। तो मैं क्यों ना फिर ज़्यादा पैसा गोल्ड में डालूं, कम पैसा म्यूचुअल फंड में डालूं, बजाय उसके जो आप लोग बताते हैं कि ज़्यादा पैसा 60% म्यूचुअल फंड में डालो, 10 और 15% गोल्ड में डालो। जिधर कम उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी जिधर कम, जो ज़्यादा सेफ है, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, उसको क्यों कम चूज करने को कह रहे हैं आप? ये डेटा एट टाइम्स कैन बी मिसलीडिंग, ओके। और डेटा अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे ना, आप ये गोल्ड का रिटर्न रशिया यूक्रेन वॉर से पहले देखिए। अगर आप सेम पीरियड लीजिए, हाँ, 20-25 साल जो भी टाइम होराइजन लेना चाहती है लीजिए, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के पहले तक आप नोटिस करेंगे कि गोल्ड का जो रिटर्न है, इट्स बिटवीन 8 to 10%। इट इज़ रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो गोल्ड भागा है, और अब हिस्टोरिकल रिटर्न कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये एक डिसप्रपोर्शनेट रिवॉर्ड है आपका फॉर द रिस्क ऑफ दैट वॉर, ठीक है। इसी वजह से डेटा मिसलीडिंग लग रहा है। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप देखेंगे ना, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट विल ऑलवेज आउट परफॉर्म रियल एस्टेट एंड गोल्ड।
इन दैट पीरियड। अब ये रशिया यूक्रेन का वॉज अ जैसे ब्लैक स्वॉन सिनेरियो कहेंगे ना कि सेंट्रल बैंक इज अग्रेसिवली बाइंग गोल्ड, बढ़ गया। अब हो सकता है आने वाले समय में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अच्छा करे। हालांकि आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बट माई जो मैक्रो इकोनॉमिक नॉलेज जो मेरा कहता है कि हो सकता है आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी अच्छा करेगा। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको। हाँ प्लीज़। अब प्लीज़ इन्वेस्टर से ये है कि वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। राइट। ठीक है, हाँ, मैं मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, क्योंकि गोल्ड अग्रेसिवली बढ़ा है, जो ये मेरा मानना है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडिया, पूरा ईस्टर्न कंट्री, मिडिल ईस्ट, रशिया, चाइना, इसके पास गोल्ड ज़्यादा है। सो आपको शायद पता नहीं है, इंडिया की हर एक हाउस होल्ड हैज़ बिकम रिचर। आप सपोज लीजिए, आप बहुत से फैमिलीज हैं जिन्होंने 3,000 रुपये 4,000 रुपया में वो गोल्ड खरीदा हुआ है। हाँ, हर परिवार भारत का ऐसा है। ठीक है ना। हाँ। आज वो आप 1,30,000 की बात कर रही हैं, 1,20,000 की बात कर रही हैं, तो इमेजिन एक हाउस होल्ड वेल्थ कितना बढ़ गया। ठीक है, हाँ। बढ़ गया। सेम कंपैरिजन में इफ़ यू गो लुक एट अमेरिका, अदर ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन लोगों ने गोल्ड बैन कर दिया था, उन्होंने गोल्ड अक्यूमुलेट नहीं किया। गोल्ड बैन भी कर दिया था बीच में, काफ़ी 80s 90s में वो गोल्ड थोड़ा सा वहाँ पर अक्यूमुलेशन के बैन था। सो नाउ अगर आप नोटिस करें, हाँ। ठीक है ना, हाँ। दे विल फील लॉस्ट कि मैं तो आई हैव लॉस्ट आउट, दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग डिजिटल करेंसी। ओके। So this is what my philosophy says. I may be wrong, but this is what I feel कि ये actually reality हो सकता है। So these are all geopolitical outcome. So आप उससे लेके गोल्ड को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते रिटर्न को, तो यू हैव टू मेक इट एक रैशनल डालना चाहिए। देखिए, मैं रिटर्न या प्रोडक्ट इन्वेस्ट करता हूँ उसके रैशनल। अब तक मैं क्रिप्टो में इसलिए नहीं इन्वेस्ट किया क्योंकि मुझे उसको वैल्यूएशन का रैशनल नहीं मिल रहा है। जिस दिन मुझे उसका वो मिल जाएगा तोड़, मैं इन्वेस्ट करूँगा। कभी नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है। नहीं, उसको आपको डिफरेंट नज़रिए से, उसको प्योर टेक्निकल पर्सपेक्टिव नज़रिए से देखना पड़ेगा। फंडामेंटल उसमें वैल्यूएशन नहीं डाल सकते आप। जैसे गोल्ड फंडामेंटली वैल्यू नहीं कर सकते आप, गोल्ड का कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं वैल्यूएशन। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक जब डायरेक्ट स्टॉक लेते हैं, हाँ, उसका एक कंपनी की वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं, हिस्टोरिकल इनकम लेके, फिर आपको फोरकास्ट करके ये क्या ग्रो करेगा, उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आप उसकी एक वैल्यूएशन ड्राइव कर सकते हैं। ये वैल्यूएशन इज़ फेयर वैल्यू। अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन गोल्ड पे और क्रिप्टो में वो कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता। पर फिर भी गोल्ड का मुझे ये तो पता है कि कल दिन गायब नहीं हो जाएगा। हाँ, कल दिन हो नहीं हो ऐसा नहीं हो जाएगा। क्रिप्टो में सर हम एक बिटकॉइन छोड़ दें और इथेरियम छोड़ दें तो बाकी सब तो जीरो हो ही गए। पता नहीं कितनों ने कहाँ इन्वेस्ट किया। बिल्कुल, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो गोल्ड में कम से कम ये तो नहीं होगा ना। अच्छा, गोल्ड में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट तो हो सकता है। अब तो ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो एनीवेज वो 14 कैरेट में भी बनने लगी है। लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम और तमाम तरह के जो ऐसी करेंसी हैं, डिजिटल करेंसी, वो तो कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या नाम है, कल तक थी नहीं थी, ये तो डिफरेंस है बड़ा। बिल्कुल। इनफैक्ट इतनी एक मैं अपने आप को एक सैवी इन्वेस्टर मानता हूँ, इसके बावजूद मैंने नहीं इन्वेस्ट किया, कोई रीज़न होगा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है। हाँ, मैं भी दर्शकों को कहूँगा कि देयर इज, देखिए मैं सिंपल कहता हूँ, आप नॉर्मल कार के लीजिए, एक कार आप कहीं भी जा रहे हो ना सिटी में, 60 के स्पीड से चलाए भी रहे ना तो आप आराम से पहुँचेंगे। अब बहुत रैश ड्राइविंग करेंगे ना, ओवरटेक करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, आप एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक बात है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप सेफ खेल रही हैं और पोर्टफोलियो का आपका एसेट एलोकेशन है, इक्विटी में है, डेट में है, गोल्ड में, एक बैलेंस पोर्टफोलियो है, उसमें आप नोटिस करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हैं, आराम से पहुंच गई है। लेकिन आप बहुत ज़रा ऊपर नीचे बाय सेल करेंगे, यू रियलाइज़ कि आपने वो रिटर्न भी गंवा दिया और आपको दिक्कत होगी पहुंचने में, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। तो सिंप्लिसिटी क्रिएट्स वेल्थ। अब मैं अगर आपसे
क्योंकि देखिए सबको तो फास्ट मनी चाहिए, क्विक मनी चाहिए। आपने हालांकि मना किया कि क्विक मनी जैसा ऐसा कुछ है नहीं, स्टिल हमें तो चाहिए। अब अगर मैं वेल्थ क्रिएट करने का आपसे ज़्यादा बेहतर तरीका पूछूं तो आप उससे क्या कहते हैं? सेविंग बढ़ा देना चाहिए, या जो मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ कि जो रिटर्न है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए? वेल्थ क्रिएट करने का फास्टेस्ट तरीका इन दोनों में क्या है? देखिए, एक तो है कि पहले इन्वेस्टमेंट्स को अपने गोल या टाइम होराइजन से अलाइन करिए, ठीक है। दूसरा, एक बार वो अलाइन हो गया, आप रिटर्न ब्लाइंडली चेज मत करिए, आप टाइम होराइजन बढ़ाइए। आप कम रिटर्न में भी देखिए, आपको सिंपल बताऊँ, बहुत से लोग हमारे पहले ज़माने में पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, हाँ, स्मॉल सेविंग्स में करते थे, वो खुश थे। हाँ बिल्कुल, क्यों था? हमसे ज़्यादा पीसफुली भी रहते थे, क्योंकि वो 15 साल तक रखते थे और वो कम रेट भी कंपाउंड होता था, उनका एक अच्छा बड़ा रिटर्न मिलता था। हाँ, सो इट इज़ नॉट द रिटर्न, इट इज द टाइम होराइजन दैट कंपाउंड्स। आप उस रिटर्न के लालच पे आप अपना बाकी जो पेशेंस, पीस ऑफ माइंड खो देंगे। तो रिटर्न इज़ गुड, आप लेकिन उसका रिटर्न्स का मैथ रैशनल समझिए, रिटर्न कैसे आएगा। ये देयर इज़ नो फ्री लंच। आप बहुत बिल्कुल सेफ खेलेंगे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेजरी में रेपो रेट 6-7% ही मिलेगा, उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो एक्स्ट्रा रिटर्न जैसे भी आता है, एक्स्ट्रा रिस्क से आता है। तो इट्स नॉट द रिटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अंडरलाइंग रिस्क कहाँ है और उसको वो रिस्क मैं मैनेज कर पाऊंगा, वो वॉलेटिलिटी मैं मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा वॉलेटिलिटी, बाय ऑल मीन्स आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आपको थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन और कम रिस्क वाले प्रोडक्ट में मैनेज करिए। आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाइए, बाजार के हिसाब से नहीं। आपके हिसाब से मार्केट की गाड़ी अगले कुछ समय में कैसी चलती दिखाई दे रही है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे दो तरह के लोग हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगले 2 साल 3 साल मार्केट बहुत बढ़ने वाला तो नहीं है, क्रैश की भी संभावना है। मुझे ऐसे लोग भी मिले बात करते हुए जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका छुपा रहा है, वहाँ तो मंदी की शुरुआत हो चुकी है। हमने शरद कोहली सर का पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा यूरोप में तो मंदी दस्तक दे चुकी है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो भारत पे भी थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। फिर मुझे ऐसे लोग भी मिले जो सुहाने सपने भविष्य के हमें दिखा रहे हैं, ये कहते हुए कि अभी तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, और क्योंकि हम सपना देख रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, तो भारत के तो डूबने की संभावना ही नहीं है। तो आपके नज़रिए से मैं समझना चाहती हूँ कि अगला कम से कम 2 साल 3 साल आप कहाँ जाते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ओके, जैसे आप गाड़ी चला रही हैं, कोहरा है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी तेज चलाएंगे, कब स्लो चलाएंगे? स्लो चलाएंगे। हाँ, तो अभी थोड़ा कोहरा मैं तो निकलूंगी नहीं सर, इतने एक्सीडेंट कैसे सुन लिए। तो थोड़ा कोहरा है, हाँ, अब थोड़ा स्लो चलेंगी। तो कोहरा मतलब क्या आ गया कि देखिए, ये अनसर्टेनिटीज़ जो है ना, ये अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी, और जब जब ये अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म होंगी तो आपको लगता है ये मार्केट इस लेवल में मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक बात, ऊपर जाएगा। हाँ, और आपको क्या लगता है कि अनसर्टेनिटी परपेचुअली रहेगी? अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे किसी, इम्पॉसिबल। देखिए, कोविड से भी हम गुजरे हैं। हाँ, कंपनीज इंडिया में कोई किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कोई फेवर नहीं मिला कंपेयर टू बाहर कंपनी में, लेकिन इंडिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इतनी रिजिलियंट है कि वो कोविड और नो कोविड वो ग्रो कर रही है और वो ग्रो करेगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 1-2 फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर प्ले करता है। अगर मान लें आपको कोई बोलते है कि मार्केट अच्छा करेगा, कल को वॉर इंटेंसिफाई हो गया मिडिल ईस्ट में या इंडिया पाकिस्तान वॉर, वहाँ पर मार्केट करेक्ट कर जाएगा, राइट। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म में आपको कभी मार्केट प्रेडिक्ट करनी ही नहीं चाहिए। नाउ लॉन्ग टर्म का आपको इंडिया में पर्सपेक्टिव ले कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या इंडिया के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है, इंडिया में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। फंडामेंटली आज देखा जाए अमंग दी मेजर इकोनॉमी, आज इंडिया में अगर कहीं पैसा आएगा आने वाले टाइम में, इंडिया में आएगा।
ठीक है, क्योंकि लास्ट जो भी वैल्यूएशन तेज था, पिछले साल का जो लास्ट डेढ़ दो साल में जो करेक्शन आई है, थोड़ा सा सबड्यूड मार्केट रहा है, वैल्यूएशन अलाइन हो गया है। और इमर्जिंग मार्केट्स जो है बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड रैली कर गया था। अगर आप लास्ट एक साल का डेटा देखेंगे ना, इंडिया इज 20th रैंक इकोनॉमी, 20th ग्रोथ में 20th रैंक। तो बाकी मार्केट्स चल गया है। हाँ। अब इंडिया की बारी आएगी। अब वो बारी 6 महीने की बाद आएगी, साल भर की बाद आएगी, 15 महीने का बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप टाइम कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स टाइम करिए। मैं नहीं कर सकता, अच्छा। ठीक है। तो मैं इन्वेस्टमेंट में बना रहूँगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये डिसिप्लिन और हैबिट कंपाउंड करती है पैसा। आप बिहेवियरली भी टाइम नहीं कर सकते हैं, और मुश्किल टाइमिंग, बहुत मुश्किल है टाइमिंग करना। तो मैं कहता हूँ कि अभी अच्छा मौका है, आप निवेश करिए। फंडामेंटली इंडिया इज़ इन अ वेरी गुड स्टेज। मैक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का। आई मीन फंडामेंटली हमारा कंजम्पशन इकोनॉमी, डिपेंडेंसी बाहर में है नहीं। हम टैरिफ वगैरह की लड़ाई में बात कर रहे हैं, बल्कि इंडिया की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो ओवरऑल फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करेंगे ना, इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है। तो आज के दिन में अगर मैं एज एन इन्वेस्टर देखता हूँ कि मैं इंडिया को डिस्काउंट करूँ, नहीं इन्वेस्ट करूँ, और इंडिया को इन्वेस्ट करूँ, मुझे लगता है कि इग्नोर करना इंडिया को इज़ अ बिगर रिस्क देन इन्वेस्टिंग। अच्छा। हाँ। सो यू मे हैव अ बैड वॉलेटाइल फेज और अ बम्पी राइड, जैसे ये बोलेंगे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ये पीरियड मिस कर गए तो आप शायद वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। वाओ, ये सुन के ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा वाला गुड फील गुड जो होता है वो आ रहा है। ये लाइन जो आपने सबसे लास्ट में बोली है, मैं चाहती हूँ चलते चलते आप इसी को और डिस्क्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि हमने करेक्ट टाइम मिस कर दिया है। और आपने अभी ये कहा कि अगर ये टाइम मिस कर दिया है तो आगे दिक्कत है। तो मतलब वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो मार्केट में घुसने का या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का करेक्ट टाइम मिस कर दिया है, वो गलत है। अभी करेक्ट टाइम आने वाला है, ऐसा कुछ है? देखिए, आप देखिए स्टॉक मार्केट ना एक स्टेप फंक्शन में काम होता है। एक फेज चलता है, मार्केट फ्लैट रहता है, सडनली एक जंप रहता है। हाँ। फिर फ्लैट रहता है, फिर जंप रहता है। अब देखिए 2008 में जब क्राइसिस होने के पहले 2007 के एंड में मार्केट वाज 21,000 सेंसेक्स। उस टाइम लोगों को लग रहा है कि यार मार्केट मिस कर गया। हाँ। ठीक है। अब उस पीक पे भी इन्वेस्ट किया होता तो आज मार्केट 4 गुना हो गया था। राइट। ठीक है। हाँ। कोविड के पहले मार्केट वाज एट पीक एट 40-41,000। उस टाइम लगा कि लोगों को यार बहुत मिस कर गया। उस टाइम निवेश कर दिया होता तो पैसा बन गया होता। ठीक है। उसके बाद मार्केट करेक्ट किया 26,000 सेंसेक्स, वापस 86,000। तो मैं ऐसे मौके हमेशा आएंगे, लेकिन आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे ना, आपको आने वाले 10 साल में अब फिर ये एक लो दिखेगा। तो मार्केट आप मिस नहीं कर रहे हैं। इंडिया अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हाँ। दिक्कत कब आएगी? जब इंडिया जापान की सिचुएशन में पहुंच जाएगी, एक मैच्योर्ड इकोनॉमी हो गई है, अब वहां से ग्रोथ करना मुश्किल है, तब थोड़ा सा आपको ये फिर आपके लिए वाजिब होगा। लेकिन दशकों हैं उसमें तो अभी बहुत टाइम बाकी है। हाँ। ये स्टिल डेवलपिंग। हम जिस पीढ़ी को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए तो अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अभी रनवे बहुत बाकी है जी। तो उस टाइम के लिए आप पैसे इकट्ठे करिए ना। वाई पेसिमिज्म डजंट क्रिएट वेल्थ। हाँ, शानदार। तो देर नहीं हुई है, ये आप समझ लीजिए। और उदाहरण तो एनीवेज आपने बहुत शानदार दिया कि तब जो हम सोच रहे थे कि ये तो पीक आ चुका है, तब पीक पे भी अगर कर दिया होता तो आज कितने फायदे में होते। तो ये आप अभी के लिए सोच रहे हैं कि पीक हो चुका है, मार्केट पीक टच करके थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर ये पीक नहीं है। अगले 10 साल 15 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये पीक नहीं होगा। बहुत शानदार, मुझे समझ आ गया सर। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी समझ जरूर आया होगा। चलते चलते मैं व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप कोई भी सवाल सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सवाल अपने लिखिए, पूछिए। दोबारा जब भी हमारी मुलाकात होगी सर, उन सवालों का हम जवाब देंगे। बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कोई राय भी आपकी अगर है तो आप दे सकते हैं, कोई बात आपको पसंद आई है तो वो भी आप बता सकते हैं। शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके। मुझे तो थंब रूल यही आज पता चला है कि पहला तो ये देर नहीं हुई है, और दूसरा 12% से ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है। तीसरा, जब सर बिटकॉइन की तरफ नहीं जा रहे हैं
और क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं करना है, आपको अगर करना है तो वो आप देख लो, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम भी दिया और इतनी ज्ञान भरी बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी।